अस्सलाम इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान में आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास माइनिंग से रिलेटेड है। माइनिंग इश्यूज इश्यूज रिलेटेड विद माइनिंग इंडस्ट्री। और सेकंड टॉपिक हम देखेंगे कि इश्यूज फेस्ड बाय एनर्जी सेक्टर इन पाकिस्तान और चैलेंजेस फेस्ड बाय एनर्जी सेक्टर इन पाकिस्तान। फर्स्ट देख लेते हैं कि माइनिंग इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में काम कर रही है तो कौन से मेजर प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस कर रही है। यहाँ मेजर 3 चैलेंजेस पे हम बात करेंगे। बेसिक जो चैलेंजेस हैं या इश्यूज हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री फेस कर रही है, जैसे प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम, प्रोसेस कंट्रोल का प्रॉब्लम। तो ये मेजर इश्यूज हैं कुछ जो माइनिंग इंडस्ट्री को फेस कर रही है पाकिस्तान में। तो स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को कि फ्रॉम अ वोलेटाइल commodities market to financing, safety and employment issues, the pressure on mining companies to be efficient, productive, and profitable has never been greater. In this lecture, we will examine a few of the major dilemmas industry is grappling with, as well as some of the technologies that may be able to help. आज के लेक्चर में हम पहले ये देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कौन से हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री फेस कर रही है, किस तरह इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हेल्प आउट कर सकती है इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में। फर्स्ट जो मेजर चैलेंज है माइनिंग इंडस्ट्री फेस कर रही है वो है प्रोडक्टिविटी का। यानी प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जब एक माइनिंग कंपनी अगर ऐसे एरियाज़ में काम करती है जहाँ एक्सेस इजी हो, जहाँ टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, जहाँ मशीन की एक्सेस, जहाँ एक्सट्रैक्शन की एक्सेस इजी हो, तो वहाँ फिर लो ग्रेड मिनरल्स या लो ग्रेड आप कह सकते हैं कि और बॉडीज़ एक्सट्रैक्ट होती हैं, वहाँ फिर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, वहाँ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते, वहाँ प्रोडक्टिविटी या आउटपुट वो नहीं होता जो आउटपुट फिजिबल आउटपुट नहीं मिल पाता। और जब डिफ़िकल्ट एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ या रीजन्स में जाके माइनिंग की जाती है तो वहाँ फिर कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है, वहाँ एक्सेस नहीं होती मशीनरी की, वहाँ आउटपुट अच्छा हो सकता है लेकिन वो कॉस्टली हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट होती है। तो फर्स्ट हमारे पास है कि माइनिंग एक्सपर्ट्स एग्री द लार्जेस्ट इशू फेसिंग माइनिंग इज़ प्रोडक्टिविटी। With most of the easily accessible high-grade ores almost tapped out, companies are faced with the challenge of either mining low-grade ore bodies or mining in difficult or remote regions. कि जब आपको अच्छे आउटपुट नहीं मिल पाता, हाई ग्रेड ऑर्स नहीं मिल पाते, हाई ग्रेड कचधात जिसे हम कहते हैं नहीं मिल पाते, हाई ग्रेड मिनरल्स नहीं मिल पाते, अगर उन एरियाज़ में माइनिंग की जाए जो एरिया लो ग्रेड एरियाज़ हैं। लेकिन अगर हाई ग्रेड एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, रीजन्स में माइनिंग की जाए तो वहाँ आउटपुट तो अच्छा हो सकता है प्रोडक्टिविटी, लेकिन कॉस्टली होती है। वहाँ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती, वहाँ टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती। ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एक माइनिंग इंडस्ट्री को, एक माइनिंग फर्म को। तो फर्स्ट तो हमने प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम डिस्कस किया कि प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम एक माइनिंग इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है कि अगर प्रोडक्टिविटी में आप चाहते हो कि आउटपुट अच्छा हो तो फिर आपको रिमोट एरियाज़ में कंपनीज को काम करना पड़ता है, वहाँ माइनिंग जाके करनी पड़ती है। वहाँ हाई ग्रेड और बॉडीज़ की एक्सट्रैक्शन तो हो सकती है, मिनरल मटेरियल्स या आउटपुट तो मिल सकता है, लेकिन वो कॉस्टली होता है और वहाँ एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम रहता है। और ये प्रॉब्लम फिर आउटपुट को काफ़ी हद तक डिमोलिश करते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लें कि हाँ, अगर लो कॉस्ट पे माइनिंग की जाए तो फिर लो ग्रेड एरियाज़ में, रीजन्स में माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को काम करना पड़ता है, तो वहाँ फिर आउटपुट या प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट होती है। In case of low-grade ore bodies, it is very important to remove as much of the desired ore from the mined material as possible in order for mining operation to remain economically feasible.
यानी इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल अगर रहना चाहते हैं आप, ये चाहते हैं कि हमारी अच्छी आउटपुट हमें मिले, प्रोडक्टिविटी बेस्ट हो, कॉस्ट भी कंट्रोल की जाए, तो फिर हाई ग्रेड एरियाज़ में जाना पड़ता है। और हाई ग्रेड एरियाज़ में टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़, एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम, या फॉर एग्जांपल मशीनरी की एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो वहाँ फिर आउटपुट इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ फिर ऑर्गेनाइजेशंस को, माइनिंग कंपनीज को ये देखना पड़ता है कि हमें लो ग्रेड एरियाज में या हमें रिमोट रीजन्स में काम करना चाहिए। रिमोट रीजन्स क्या ज़्यादा एक्सेसिबल हैं, या हम रिमोट रीजन्स कॉस्टली तो नहीं है, रिमोट रीजन्स में किस तरह कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, हमारे पास वो मशीन्स, वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस या डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं या नहीं हैं। ये प्रॉब्लम फिर, ये इश्यूज जो हैं प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करते हैं। इस तरह के माइनर्स मस्ट नॉट ओनली मॉनिटर द इनकमिंग material to maximize the extraction process, but the waste material must be monitored just as closely to ensure that none of the valuable minerals are lost. यहाँ फिर प्रोडक्टिविटी में सिर्फ ये नहीं देखना होता कि आपको मटेरियल मिल रहा है, सिर्फ मटेरियल जो आपका, आप कह सकते हैं यूजेबल मटेरियल जो है सिर्फ वही मिल रहा है, या फिर जो सेलेबल मटेरियल है सिर्फ उसी को देखा जाए। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ अगर सिर्फ सेलेबल मटेरियल को कंट्रोल देखा जाए या उसको मॉनिटर किया जाए, तो फिर वेस्ट मटेरियल जो है वो आपको एक एबनॉर्मल लॉस में ले जाते हैं माइनर को। तो यहाँ माइनर को वेस्ट मटेरियल पे भी नज़र रखनी पड़ती है, वेस्ट मटेरियल को भी देखना पड़ता है कि मटेरियल ज़्यादा वेस्टेज की तरफ ना जाए, वेस्टेज मटेरियल की क्वांटिटी ना इंक्रीज हो। और अगर वेस्टेज मटेरियल की क्वांटिटी या वेट बढ़ना शुरू हो जाए, इंक्रीज हो, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाए, तो वहाँ से जो प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है। तमाम लॉस जो है वो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है, प्रोडक्टिविटी पर उसका प्रेशर पड़ता है। The higher grade ores that are still mineable are often located in regions of the world that are difficult to access because of the climate, altitude, or unstable political situations. जहाँ एक वैल्यूएबल, सेलेबल, आप कह सकते हैं मार्केटेबल और मटेरियल्स मिलते हैं, एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, माइनिंग आउटपुट में आपके सामने आ सकते हैं, कंपनीज को लोकेट हो सकते हैं, तो वहाँ वो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ वो जो एक्सेसिबल नहीं होते, जहाँ क्लाइमेट का प्रॉब्लम होता है, एल्टीट्यूड इश्यूज हो जाते हैं, या पॉलिटिकल सिचुएशंस, कंडीशंस बेस्ट नहीं होती, इन्वायरमेंटल कंडीशंस वहाँ बेस्ट नहीं होती, काम करने के लिए सूटेबल नहीं होती। तो ये एक प्रॉब्लम फिर रहता है कि जो भी हाई ग्रेड आप माइनिंग की तरफ जाते हो, कंपनीज हाई ग्रेड माइनिंग की तरफ जाते हैं, तो वहाँ ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। Emerging solutions to the cost and risk of the transporting and housing employees at these sites include fully automated sampling, preparation, and analysis instrumentation that require fewer personnel to operate. इन एरियाज़ में फिर आपको वर्कर्स भी चाहिए, इन एरियाज़ में आपको लेबर भी चाहिए। और लेबर, अगर लो ग्रेड रीजन्स हैं तो वहाँ तो आप कम लेबर पे काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिमोट एरियाज़ में या हाई ग्रेड रीजन्स में जब एक माइनर काम करता है, कंपनी काम करती है, फर्म काम करती है, तो वहाँ एक्सट्रैक्शन के लिए वर्कर्स चाहिए, और उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनके अकोमोडेशन, कि वो अकोमोडेशन जो है नियर टू साइट हो, अकोमोडेशन इजीली अकोमोडेट हो सकें। तो ये प्रॉब्लम्स, ये तमाम इश्यूज जो हैं ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, यहाँ से प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। ये हमने फर्स्ट इशू देखा कि एक माइनर प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स किस तरह फेस करता है, किस तरह प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है माइनिंग इंडस्ट्री जब एक माइनर या एक फर्म काम कर रही है माइनिंग के लिए। इसी तरह सेकंड इशू हमारे सामने हो सकता है, और वो है कि प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल पे अगर देखा जाए, ये सेकंड है, आप अगर देख लें कि जब हमने कहा कि माइनर काम कर रहे हैं, कंपनी काम कर रही है, या एक इंडस्ट्री काम कर रही है माइनिंग के लिए, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ प्रोसेस कंट्रोल को भी मॉनिटर करना पड़ता है, यानी प्रोसेसिंग को भी कंट्रोल करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। कि ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आप कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पे माइनिंग आउटपुट अच्छा आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे माइनिंग बढ़ती जाती है, माइनिंग की डेप्थ बढ़ती जाती है, तो साथ साथ आप देखते हो कि
रिजल्ट्स नहीं मिलते जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए, या कास्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो प्रोसेस कंट्रोल पे भी नज़र रखनी होती है कि वेस्ट ज़्यादा ना हो, तमाम एक्टिविटीज़ लिंक्ड हो एक दूसरे के साथ, तमाम एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ ऑटोमेटेड काम कर रही हों, कोई एक्टिविटी डमी ना रहे, कोई एक्टिविटी डिले ना हो। ये तमाम इन तमाम प्रोसेस को, इन तमाम एरियाज़ को, फ्लो चार्ट को कंट्रोल करना होता है, देखना होता है। Variation in the ore body at the mine site can create extraction issues. A constant raw material analysis is needed to maintain accurate process control, because if the composition of the ore bodies changes, the extraction process will need to change just as quickly. पहला पॉइंट आपको कहा गया कि और बॉडीज में मींस के आउटपुट में धात जो आपको मिल रही है, जो मिनरल्स मिल रहे हैं, जो मटेरियल मिल रहे हैं माइनिंग में, उनमें उनके एक्सट्रैक्शन के एक इशू ये है कि उनमें वेरिएशंस आना शुरू हो जाती हैं। पहले जो आउटपुट मिल रहा है क्वालिटी का, वो क्वालिटी नहीं रहती कुछ, फॉर एग्जांपल माइलेज के बाद, कुछ फीट के बाद, कुछ प्रोसेसिंग के बाद। इनिशियल प्रोसेसिंग में एक अच्छा आउटपुट क्वालिटेटिव मिल रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट, जो क्वालिटी एक्सपेक्टेड है, जो क्वालिटी चाहती है माइनिंग कंपनी, वो क्वालिटी फिर नहीं मिल रही होती। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है, साथ साथ प्रोसेस कंट्रोल को, साथ साथ वेस्ट को देखना है, तमाम एक्टिविटीज़ को देखना है, कोई एक्टिविटीज़ डिले ना हो, कोई एक्टिविटी डमी ना हो, किसी एक्टिविटी में ब्रेकेज ना आए, ये इन फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो ये हुआ प्रोसेस कंट्रोल। तो सेकंड प्रॉब्लम एक माइनिंग फर्म को, कंपनी को या वर्कर्स को ये फेस करना पड़ता है कि प्रोसेस कंट्रोल को, प्रोसेस जो प्रोसेसिंग है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। मींस के जो ऑपरेशनल प्रोसेसिंग है उसे कंट्रोल करना पड़ता है। ट्रेडिशनल माइनिंग सैंपल एनालिसिस ऑफन इन्वॉल्व्स अ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस of sending samples to off-site laboratories and waiting for the result। पहला पॉइंट ये भी हम यहाँ कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो माइनिंग में सैम्पलिंग की जाती है, सैम्पलिंग मीन्स के जब और बॉडीज एक्सट्रैक्ट हो रही होती हैं, मिनरल्स मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो उनको फिर लेबॉर्ट्री तक पहुँचाना होता है, वहाँ एनालिसिस के लिए दे देना होता है कि हम जो आउटपुट ले रहे हैं इसकी क्वालिटी क्या, वो क्वालिटी है जिसकी जितनी कास्ट पड़ रही है, या इसका मार्केट में हमें आउटपुट क्या मिलेगा। अब कॉस्टली प्रोडक्ट वहाँ कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, और प्रोडक्ट जो है वो लो ग्रेड क्वालिटीज़ प्रोडक्ट है, लो ग्रेडिंग पे प्रोडक्ट आपको प्रोडक्टिविटी आ रही है या प्रोडक्ट आ रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर सैम्पलिंग ज़रूरी है कि पहले प्रोडक्ट, इनिशियल प्रोडक्ट लेके उसकी सैम्पलिंग के लिए, तो ट्रेडिशनल माइनिंग सैम्पलिंग यही होती है कि लेबॉर्ट्रीज में भेजे जाते हैं, रिजल्ट्स के वेट किए जाते हैं। तो जब तक रिजल्ट्स नहीं मिलते तब तक वो तमाम एक्सपेंसेस आपको पे करने पड़ते हैं, मींस के लेबर के एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, जितने भी कॉस्ट पड़ रही होती है, तो उस कॉस्ट को आप डिले नहीं कर सकते, कॉस्ट आप पे इनकर हो रही होती है। यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस तमाम, रेंटल हो गए, तो ये तमाम एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं और ये कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन अगर फील्ड पोर्टेबल एक्सरे फ्लोरेसेंस एक्स और एफ एन एनालिसिस किया जाए, कैन प्रोवाइड फास्ट लिबर्टी ग्रेड सैंपल एनालिसिस फॉर इमीडिएट फीडबैक ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशंस। ड्रिलिंग ऑपरेशन जब किया जा रहा होता है तो वहाँ फिर आप फील्ड पोर्टेबल एक्सरे फ्लोरेसेंस एक्स और एफ एनालिसिस जिसे कहा जाता है, ये किया जाए, लेकिन ये कॉस्टली एनालिसिस है। इस एनालिसिस को अगर आप एक माइनर या एक माइनिंग फर्म या कंपनी अगर करना चाहती है, तो उसको ये हाई कॉस्टली इकोनॉमिकल प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट्स हैं जिनकी बेसिस पे सैम्पलिंग की जा सकती है, और विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम फिर रिजल्ट मिल पाते हैं कि जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी और बॉडीज आ रही हैं, वो उनकी क्वालिटी क्या है, उनको फर्दर एक्सट्रैक्ट करना चाहिए या इस प्रोसेस को यहीं वाइंड अप कर लेना चाहिए। तो सेकंड हमने इशू डिस्कस किया प्रोसेस कंट्रोल का, कि कोई भी कंपनी जब माइनिंग कर रही होती है तो प्रोसेस कंट्रोल को उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। और प्रोसेस कंट्रोल में प्रॉब्लम ये है कि आउटपुट जो इनिशियली मिल रहा होता है वो आपको मिड में नहीं मिलता, या इन प्रोसेस में नहीं मिलता, या इन प्रोसेस जब कंप्लीशन की तरफ जा रहा होता है वर्क इन प्रोसेस, तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि क्वालिटी में वेरिएशंस आना शुरू हो जाते हैं। तो बेस्ट यही है कि इसके लिए या तो आप ट्रेडिशनल सैम्पलिंग कर लें, ट्रेडिशनल टेस्टिंग कर लें, एनालिसिस कर लें, और वो एक टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन XRF एनालिसिस या किया जाए, एक्सरे फ्लोरेसेंस एनालिसिस अगर पोर्टेबल कर लिया जाए, तो वो कॉस्टली हैं और वहाँ रिजल्ट्स तो क्विकली मिल सकते हैं, क्वालिटी भी चेक हो सकती है, ऑपरेशनल डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं, ग्रेड कंट्रोल देखा जा सकता है, लेकिन ये कॉस्टली
होगा, एक एक बड़ा एक्सपेंस होगा माइनर के लिए। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एलिमेंटल एनालिसिस में नॉट प्रोवाइड enough information to maintain accurate and consistent process control. Mining process often require a combination of elemental and phase analysis, require both XRF for elemental composition and X-ray diffraction XRD for phase identification. फेज आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्स आर डी और एक्स आर एफ दो एनालिसिस भी करने पड़ जाते हैं, और ये दोनों एनालिसिस कॉस्टली हैं। ये दोनों, एक एनालिसिस वो अब रिज़ल्ट तमाम नहीं दे पाता। एक्स आर एफ अगर सिर्फ देखा जाए तो एक्स आर डी भी साथ करना पड़ जाता है। एक्स आर एफ और एक्स आर डी एनालिसिस जो हैं ये आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन के, जैसे हमने कहा, कंबाइनिंग द टू टेक्नोलॉजीज बीइंग यूज्ड बाय माइनिंग कंपनीज टू ऑप्टिमाइज प्रोसेस कंट्रोल टू रिकवर द मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल्स। तो यहाँ जो भी वैल्यूएबल मिनरल्स हैं उनको रिकवर करने के लिए, उनके क्वालिटी को चेक करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए, ये सैम्पलिंग के लिए यूज़ होते हैं, और दोनों टेस्ट इजीली आउटपुट दे पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं आपको, एक माइनर को, कि प्रोसेस कंट्रोल सूटेबल है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्वालिटेटिव आ रहे हैं, या जो एक्सपेक्टेड थे वैसे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, तो यहाँ क्लियर हो जाता है। तो सेकंड इशू हमने डिस्कस किया प्रोसेस कंट्रोल का। इसी तरह थर्ड प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि जो फेस करती है एक माइनिंग इंडस्ट्री, एक माइनर, वो आपके सामने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस भी थर्ड। Mining process produce large volume of waste, some of it highly toxic. This waste can result in acid mine drainage and groundwater uh, contamination, and need close monitoring to ensure that it has been neutralized before being returned to the earth. यहाँ थर्ड पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा वेस्टेज हो रही होती है उतना इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए, नियर जो लोकेलिटीज़ हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे होते हैं। कि जब वेस्ट पे कंट्रोल ना हो तो ये तो हाईली टॉक्सिक हुआ, ये तो प्रॉब्लमेटिक हुआ फिर, और वहाँ से आप देखते हो कि ड्रेनेज के प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो माइनिंग में एक इशू, एक प्रॉब्लम ये भी रह जाता है, इन्वायरमेंटल स्टे आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि इर्द गिर्द की जो भी आबादियाँ होती हैं वो आपके प्रोसेस को, आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, प्रोसेस रुक जाते हैं और एक हाई कॉस्ट पे करनी पड़ जाती है। तो आप जो भी प्रोसेसिंग स्टार्ट की होती है वो एक कॉस्टली प्रोसेसिंग हो जाती है, और वहाँ से फिर वो आउटपुट नहीं मिलते। अगर आउटपुट मिलते हैं तो वो मार्केटेबल वैल्यू नहीं दे पाते जो वैल्यू एक्सपेक्टेड होती है। एज द रेगुलेशन गवर्निंग द डिस्पोजल ऑफ माइनिंग वेस्ट मटेरियल becomes stricter, elemental analysis is becoming more important in the effort to reduce the release of harmful chemicals. यहाँ फिर आपको ऐसे एनालिसिस करने होते हैं कि आप हार्मफुल जो भी केमिकल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हों इस प्रोसेस से, उनको कंट्रोल किया जा सके। और ये एक कॉस्टली प्रोसेस है, कॉस्टली टेक्निक है, मेथड है, जो अप्लाई करते हुए फिर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, गवर्नमेंट या लीगल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए फिर एक माइनर को ये एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जिससे जो भी वेस्ट होता है, हार्मफुल वेस्ट या एसिड होते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ हम थर्ड प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। तो आज के फर्स्ट टॉपिक में हमने तीन मेजर प्रॉब्लम्स पे बात की कि जब एक माइनर माइनिंग कर रहा होता है, या एक इंडस्ट्री या एक कंपनी या एक फर्म माइनिंग करती है, तो उसको मेजर तीन प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने प्रोडक्टिविटी की बात की, सेकंड प्रोसेस कंट्रोल पे बात की, और थर्ड है इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। ये इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी होती हैं, आपको लीगल और गवर्नमेंटल रेगुलेशंस को, आपको कम्युनिटी रेगुलेशंस को या गाइडलाइंस को, कम्युनिटी सेफ्टी गाइडलाइंस को आपको फेस फॉलो करना होता है एक माइनर को। इसको फॉलो करने में उसको एक बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ जाती है। इस तरह से फिर हमने कहा प्रोसेस कंट्रोल, कि प्रोसेस कंट्रोल का प्रॉब्लम्स हैं कि आप जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशनल प्रोसेसिंग हो रही है, उसको उस पर कंट्रोल, उस पर चेक, उस पर उसका इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक आपको ज़रूर अप्लाई करना पड़ता है।
मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो ये तमाम, चाहे वो साइबरनेटिक कंट्रोल क्यों ना हो, तो यहाँ फिर आप देखते हो कि यहाँ भी एक माइनर को एक ह्यूज कॉस्ट पे करनी पड़ जाती है। और फर्स्ट हमने कहा प्रोडक्टिविटी, जब भी माइनिंग स्टार्ट की जाती है तो आपको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फेस करने होते हैं, आपको रीजनल इश्यूज होते हैं कि आप अगर बहुत हाई ग्रेड माइनिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, वहाँ प्रोडक्टिविटी तो अच्छी मिल सकती है लेकिन कॉस्टली होती है। जब आप लो ग्रेड रीजन्स में जाते हैं वहाँ माइनिंग तो आसानी से होती है, लेकिन या वहाँ लो ग्रेड मिनरल्स या लो ग्रेड और बॉडीज एक्सट्रैक्ट होती हैं जो फिर मार्केटेबल नहीं होती। तो ये 3 इश्यूज आज के हमने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किए। इसी तरह सेकंड हम टॉपिक देख सकते हैं कि चैलेंजेस फेस बाय एनर्जी सेक्टर इन पाकिस्तान। ये टॉपिक हम पहले भी एक लेक्चर में देख चुके हैं, इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान सब्जेक्ट में। तो आप इसको वहीं से प्रीवियस लेक्चर को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरह है, उसकी आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है या नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम तो हमें यही नज़र आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वेल डेवलप नहीं है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, रादर इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अंडर डेवलप्ड एंड पुअरली मैनेज्ड। Currently, the country is facing severe energy crisis despite of strong economic growth and rising energy demand during past decade. No serious effort have been made to install new capacity of generations. Moreover, rapid demand growth, transmission losses due to outdated infrastructure, power theft, and seasonal reductions in the availability of hydropower have worsened the situation. Consequently, the demand exceeds supply, and hence load shedding is the common phenomena through power shutdown. तो यहाँ हमने कुछ जो भी मेजर इश्यूज हैं उनको समराइज करके फर्स्ट डिस्कस कर लिया कि पहला प्रॉब्लम तो ये है कि पाकिस्तान में पुअरली डेवलप्ड आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, पुअरली मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में। सेकंड प्रॉब्लम इसी तरह है कि एनर्जी क्राइसिस फेस किए जा रहे हैं और वो हैं डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम। इस तरह न्यू जो जनरेशन या जैसे पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है, तो इसको देखते हुए कंजम्पशन में इजाफा हो रहा है, इसको देखते हुए फर्दर कोई भी इस पे स्टेप नहीं लिया गया और इसको मद्देनज़र नहीं रखा गया। फिर ट्रांसमिशन जो लाइन लॉसेस हैं इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। लाइन लॉसेस मीन के बहुत एक बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं कि चोरी होती है, लाइन लॉसेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इस पे कोई मॉनिटरिंग या कोई कंट्रोल ना होने की वजह से लोड शेडिंग में और पावर एनर्जी सेक्टर जो है चैलेंजेस हैं इसको ये, और ये एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड हम ले सकते हैं कि प्रॉब्लम हम देखें तो एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड, पहला प्रॉब्लम। For years, the matter of balancing Pakistan's supply against the demand for electricity had remained a largely unresolved matter. Pakistan faces a significant challenges in revamping its network responsible for the supply of electricity. At present, the power supply across the country is 9,000 megawatt with demand around 15,000 megawatt, causing the 5,300 megawatt shortfall approximately. तो यहाँ जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं ये क्लियर कर रहे हैं, ये रिजल्ट्स वेरी करते हैं टाइम टू टाइम, करंट टाइम में जो भी रिजल्ट्स होंगे, कि आप डिमांड और सप्लाई में इतना बड़ा फ्लॉ है, इतनी बड़ी ब्रेकेज है जिसको फिलअप करना, जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो चुका है, पॉसिबल हो चुका है। और उसके रीज़न्स जो हैं वो लाइन लॉसेस हैं, उसके रीज़न्स पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअरली मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये प्रॉब्लम्स तमाम जो मेजर प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं कि बड़े शॉर्टफॉल का ये ज़िम्मेदार हैं। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम जो कह सकते हैं वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान हम कह सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फोसिल फ्यूल्स, लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव। यहाँ हम कह सकते हैं कि एनर्जी सोर्सेज क्या हैं, आप ये भी ज़रूर क्लियर करें कि जब आप एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान में कॉस्टली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है,
हाई कॉस्टली एनर्जी पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो सस्ती आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी तरफ फोकस ही नहीं है गवर्नमेंट का, ना रहा पास्ट में। तो ये इससे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रॉब्लम्स जो हैं इन पे यानी आप कह सकते हैं कि जो आज के जो दुनिया यूज़ कर रही है, जो कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं, उनकी तरफ फोकस नहीं ना करना आज एक कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी सोर्सेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट पब्लिक को, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस में, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं चोरी में इजाफा हो रहा है और शॉर्टफॉल बढ़ रहा है। Non-renewable resources are primarily fossil fuels emanating from remains decomposition of animals and plants deposited deep into the earth crust and converted into oil and gas. These resources cannot be replenished. There are three main types of fossil fuels: coal, petroleum, natural gases, and the liquefied petroleum gas (LPG). Petroleum products, natural gas, and coal. Is it the renewable energy resources unlimited, sustainable, clean? Renewable energy resources are those which are naturally replenished and come from resources such as water, sunlight, wind, rain, tides, and जियोथर्मल हीट, हाइड्रो पावर। ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताए हमने डिस्कस किए कि आज आप पाकिस्तान में देख लें, यहाँ नॉन रिन्यूएबल पे की तरफ फोकस है, रिन्यूएबल की तरफ फोकस नहीं है। कि ऐसे कुछ ज़राए इस्तेमाल किए जाएं, ऐसे कुछ चैनल्स इस्तेमाल किए जाएं, मेथड इस्तेमाल किए जिनसे सस्ती बिजली, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी रिसोर्सेज जनरेट किए जाएं, तो ऐसा नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से आप देखते हो कि पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इस तरह हाइड्रो पावर, is generated by using electricity generators to extract energy from moving water. Pakistan is having rich resource of energy in hydropower. However, only 34% of total electricity generation is coming from hydro. पाकिस्तान में ये रिसोर्सेज तो काफ़ी हद तक हाइडल के पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रो पावर या हाइडल पावर पे कोई यहाँ सिर्फ 34% टोटल का पाकिस्तान हाइड्रो से लेता है। और अगर इस पे फोकस किया जाए तो एक अच्छी खासी लेवल पे आप कह सकते हैं कि एनर्जी जनरेट की जा सकती है, और फिर फ्यूल एनर्जी है जो उससे बचा जा सकता है, उस एक महंगी जो कोल एनर्जी है उससे बचा जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कॉस्ट कंट्रोल की जा सकती है। अब देखते हैं कि causes how did we get here. पाकिस्तान पावर डिजास्टर traces its origins to pursuing different reasons. ग्रोइंग पावर डिमांड, पहला जो रीज़न्स यहाँ हमने पहले तो हमने ये बातें डिस्कस की कि आज जो प्रॉब्लम्स हैं, आज जो प्रॉब्लम्स एनर्जी सेक्टर फेस कर रहा है, उनमें क्या क्या मेजर रीज़न हमने कहा, डिमांड एंड सप्लाई का एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पाकिस्तान में क्या हैं, क्या होने चाहिए थे, ये बात हुई। फिर अब देख लेते हैं काजेज़ क्या रहे एनर्जी क्राइसिस के। तो हम कुछ ब्रीफली यहाँ देख लेंगे कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, डिमांड में इंक्रीज़ क्यों आ रहा है, ग्रोइंग पावर डिमांड, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एनहेंसमेंट इन द लाइफ स्टाइल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड ग्रेटर ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे, जिनकी वजह से आप आज आपने देखा कि एनर्जी क्राइसिस इंक्रीज़ होना शुरू हुए। आज से अगर 10-15 साल पहले देखा जाए तो लाइफ़स्टाइल जो थे वो लाइफ़स्टाइल नहीं थे जो आज हमारे लाइफ़स्टाइल हैं। यानी एयर कंडीशंस उस तरह यूज़ नहीं किए जा रहे थे, या उस तरह हम अ, आप कह सकते हैं कि ये वो लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे जो आज हैं। तो इसकी बेसिस पे हम अगर कहें तो ये पॉपुलेशन की इंक्रीज़ की वजह से, लाइफ़स्टाइल में एनहांसमेंट की वजह से, एग्रीकल्चरल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, और ग्रेटर ट्रांसपोर्टेशन नीड्स, इसने आप इन मेजर रीजंस हैं, इन फैक्टर्स ने डिमांड को पावर डिमांड जो है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है उसको, एनर्जी की डिमांड जो उसको हम इंक्रीज़ किया, जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से कंट्रोल नहीं हो सकी। इस नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं लैक ऑफ प्रोएक्टिव एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यानी जो भी टेन्योर रहे गवर्नमेंट्स के, जो भी पब्लिक बॉडीज़ रही, उन्होंने एनर्जी प्रोडक्शन पे फोकस नहीं किया, उसके लिए एक सूटेबल फिजिबल आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन पे या प्रोडक्शन प्लानिंग पे कोई फोकस नहीं रहा। यानी कॉस्टली प्रोडक्शन पे
हाई कॉस्टली प्रोडक्टिविटी पे फोकस रहा, डैम्स नहीं बनाए गए, फॉर एग्जांपल स्टोरेज नहीं की, इलेक्ट्रिसिटी के पावर जनरेशन प्लांट नहीं लगाए गए, हाइड्रो को इंक्रीज़ नहीं किया गया, जिससे आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान में डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है और गैप नज़र आता है। तो यहाँ हम इस स्लाइड में यही देख सकते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रोएक्टिव अरेंजिंग extremely less number of manipulation producing plant were installed to encounter innovative demands। तो यहाँ मैनिपुलेटिव प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को इंस्टॉल किया गया, करप्शन इंक्रीज़ हुई, जिससे करप्शन में इजाफा होता रहा और फर्दर आज सप्लाई और डिमांड का एक बहुत बड़ा हमें गैप नज़र आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं इम्बैलेंस एनर्जी मिक्स, कि एनर्जी मिक्स की अगर बात की जाए तो इम्बैलेंस एनर्जी मिक्स हमें नज़र आता है। एनर्जी blend in Pakistan is quite imbalanced in comparison to other countries, alongside larger reliance on non-renewable resources of gas 43% and oil 29%, bulk of that is imported. Benefits of petroleum products, crude oil fluctuate and in present afro of government desires। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई कि अगर आप आज पाकिस्तान में देख लें तो यहाँ पेट्रोलियम पे, क्रूड ऑयल पे ज़्यादा एनर्जी बनाई जा रही है, एनर्जी जनरेट की जा रही है, जो आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है। पाकिस्तान ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करती हैं प्राइसेस, साथ साथ एनर्जी डिज़ास्टर्स जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, ये भी इंक्रीज़ होते हैं, क्राइसिस इंक्रीज़ हो रहे हैं। गैस पे सिर्फ 43% जो नॉन रिन्यूएबल हैं उन पे तकरीबन 43% सिर्फ आउटपुट है, और बाकी जितना भी है 29% ये इम्पोर्टेड है, और 29% इम्पोर्टेड आपको एक बड़े खसारे में ले जाता है, डेफिसिट में ले जाता है। तो यहाँ देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान कितनी प्रोडक्शन एक्सटर्नल यानी इम्पोर्टेड फ्यूल पे कर रहे हैं, इम्पोर्टेड मटेरियल पे प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की कर रहे हैं, और कितनी जनरेशन या आउटपुट पाकिस्तान का अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे है, या अपने आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन पे पाकिस्तान जनरेशन कर रहा है। तो यहाँ हमें ज़्यादा रेशियो जो है वो एक्सटर्नल की नज़र आती है। इस तरह हाइडल पावर की अगर भी बात की जाए या कोल की बात की जाए तो ये कॉस्टली, अगर कोल की बात की जाए ये कॉस्टली एनर्जी है, लेकिन अगर विंड एंड सोलर एनर्जी की बात की जाए तो इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, जैसे काफ़ी कंट्रीज़ ने, आप लोगों ने देखा कि सोलराइजेशन को, सोलर एनर्जी की तरफ जब उन्होंने मूव किया तो कंट्रोल कर पाए हैं अपने एक्सपेंसेस को, अपने डिमांड और सप्लाई के गैप को। तो यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी मिक्स जो है वो इम्बैलेंस्ड है। यहाँ हमें कोई प्रॉपर रेशियो नज़र नहीं आती कि कितना आप इन पाके इंटरनल और कितना एक्सटर्नल फैक्टर्स को या मटेरियल को यूज़ करते हुए, इनपुट्स को यूज़ करते हुए आउटपुट ले रहे हैं। तो ये हमने एक प्रॉब्लम देखा, इम्बैलेंस एनर्जी मिक्स। इस तरह हम लास्ट पॉइंट ये सकते हैं, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एनॉर्मस इंडिजिनस एनर्जी रिसोर्सेज। थर कोर पे, जैसे कोल पे बात की, पाकिस्तान पोजेस्ड वन ऑफ द बिगेस्ट कोल फील्ड्स इन थर, possessing reserves of extra than 175 billion tons that exceeds equivalent oil reserves of Saudi Arabia, Iran, etc. In supplement to manipulation creation, this coal can be utilized for chemical and fertilizer production. Moreover, occupation endowed to workforce can be instrumental in raising GDP and commercial prosperity to countless families। तो कोल पे फोकस किया नहीं गया, थर कोल पे लास्ट डिकेड में गवर्नमेंट ने इस पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो अगर इस पे पहले फोकस किया जाता, कोल एनर्जी जो है वो कॉस्टली एनर्जी है, लेकिन फिर भी आपका अपने अवेलेबल रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व्स को यूज़ करके इनसे एक बेस्ट आउटपुट लिया जा सकता था, एक अच्छा आउटपुट लिया जा सकता था, जिससे एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपना गैप और डिमांड को कंट्रोल कर सकता था। तो ये रिज़र्व ईरान और सऊदी अरेबिया के जो ऑयल रिज़र्व हैं उनसे भी ज़्यादा हैं, उनसे भी ज़्यादा रिज़र्व पाकिस्तान थर कोल में कोल के रखता है, थर में कोल के रखता है। ये हमने आज के लेक्चर में 2 टॉपिक डिस्कस किए, जिसमें हमने कहा कि फर्स्ट टॉपिक हमारा रहा कि माइनिंग या एक माइनर कौन से प्रॉब्लम पाकिस्तान में फेस कर रही है, या ये इंडस्ट्री कैसे कौन से क्राइसिस फेस कर रही है। इस तरह सेकंड पॉइंट हमने लिया
कि एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान को, एनर्जी सेक्टर जो पाकिस्तान का है वो कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो उसमें हमने डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम डिस्कस किया। इसी तरह हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे बात की, कौन से हैं और कौन से यूज़ किए जा रहे हैं। फिर हमने ये बात की कि पाकिस्तान कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है, इनके रीजंस क्या रहे। तो ये हमारे दो टॉपिक रहे, दो लेक्चर आज डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ कोशिश करते हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।